अब यहाँ से प्यारे बच्चों शुरू होता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सबसेट। तो सबसेट में आप पहले देखें, जिसके नीचे साथ ये सब लगा हो ना, सब, उसका मतलब होता है बड़े का कुछ पार्ट। ठीक है, कोई एक हमारे पास कोई चीज़ है, उसका कुछ पार्ट। या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में आप देखोगे, पुलिस, जैसे पुलिस में इंस्पेक्टर होता है तो एक सब इंस्पेक्टर होता है, तो बेसिकली वो इंस्पेक्टर से छोटा होता है, पोस्ट वाइज छोटा होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। एक लिटरेचर मतलब वर्ड मीनिंग के हिसाब से इसका मीनिंग होता है कि पूरे का कुछ पार्ट या पूरे में से कुछ छोटा, उससे एक पोर्शन बड़ा है, एक उससे छोटा है। जैसे इंस्पेक्टर बड़ी पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर छोटी पोस्ट है, ऐसे। तो अब सब यहाँ पे हमारे पास जो सेट थ्योरी है उसमें सबसेट का मीनिंग क्या है। मान लो मेरे पास, मैं पहले एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर ये क्या लिखा है वो बता दूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए 1 2 एंड 3, ये है। तो मैंने इसमें से, इसके में से कुछ एलिमेंट ले लिए, इसमें से कुछ एलिमेंट लेके एक नया सेट बना दिया। तो कितने नए सेट बन सकते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं, चलो देखते हैं। मैंने पहले इसमें से 1 लिया सिर्फ, ठीक है, एक मैंने ये बनाया सेट। तो क्या, अब ये जो नया सेट बना, जो इसके इसमें से कुछ एलिमेंट लेके बना है, तो इसी को हम कहेंगे कि ये ए का सबसेट है। ठीक है, मान लो इसका नाम मैं रख देता हूँ बी। ठीक है, तो ए हमारा मेन सेट है, जिसको पेरेंट सेट बोल सकते हैं। उस ए सेट में से हमने कुछ एलिमेंट लिए, ठीक है, कुछ एलिमेंट लिए और उससे एक दूसरा सेट बना दिया बी। तब हम कहेंगे कि जो बी है वो ए का सबसेट है। क्लियर हो गया। ऐसे ही मान लो कोई बच्चा कहेगा सर जी फिर ऐसे तो हम बहुत सारे सेट बना सकते हैं, मैंने इसमें से ये ले लिया 1 और 2, तो एक नया सेट बना दिया सी। तो क्या सी भी ए का सबसेट है? तो बिल्कुल है, सी भी हमारा क्या बन गया, ए का सबसेट बन गया। तो जब तक, अब कोई बच्चा कहेगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 1 और 4 ऐसे ले लिया, तो क्या ये भी ए का सबसेट है? नहीं। अब आप बताओ इसमें क्या इश्यू आ गया। इश्यू ये आ गया कि इसमें 1 तो ए से आया है, जो ये 1 है वो तो ए का एलिमेंट है, बट जो 4 है वो ए में है ही नहीं। सिर्फ ए के एलिमेंट ही यूज करने हैं, ए के एलिमेंट्स ही यूज करने हैं, उनसे जो सेट बन सकते हैं वही ए के सबसेट होंगे। अगर कोई ऐसा एलिमेंट आके बैठ गया जो ए में नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि ये उसका सबसेट भी नहीं है, तो ये वाला उसका सबसेट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है सबसेट का। अभी ज़रा इसको अगर हम पढ़ के देखें तो क्या बनता है कि अगर हमारे पास ए कोई सेट है, उसको हम कहेंगे कि वो बी का सबसेट है। ध्यान से देखना, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। उसने इसको बी बोला है और इसको ए बोला है, ऐसी सेंस बनी है ये। ठीक है, बड़े सेट को उसने बी बोला और छोटे को बोला ए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मान लो चलो 1 2। तो ए को हम बी का सबसेट कब कहेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट कहाँ मिले मुझे? बी में मिले। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इफ एंड ओनली इफ। देखो ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब है ये होना ही चाहिए, मतलब आप इस कंडीशन को ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, इसका एक और सेंस भी होते हैं, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्पेसिफिक वर्ड है मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, एक और देख लो चलो यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने बी सेट लिखा 2 4 6 8 और 10। ए एक सेट लिखा 4 6 8। अब मैंने चेक करना है कि क्या ए जो है वो बी का सबसेट है या नहीं। तो मैंने ए के हर एक एलिमेंट को चेक करना है कि वो बी में है। ये देखो 4 तो ये बैठा है, 6 यहाँ बैठा है, 8 यहाँ बैठा है। तो सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, तो देयर फोर ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये जो सबसेट है इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे, ये सिंबल है उसका, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, है ना। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस वर्ड के ऊपर, ये जो लिखा है इफ एंड ओनली इफ, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है प्यारे बच्चों, जब भी आपको दो स्टेटमेंट दी हो, जैसे आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी हैं, एक तो दी है ये इधर वाली, इफ एंड ओनली इफ से पहले यहाँ तक, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी। और दूसरी स्टेटमेंट है इधर, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है,
ये इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर दो स्टेटमेंट्स के बीच में लगा है, मान लो एक स्टेटमेंट थी मेरे पास P और फिर बीच में लगा है इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको लिखने का ये भी तरीका होता है, IFF लिख देते हैं, पढ़ते हैं उसको इफ़ एंड ओनली इफ़, और यहाँ लिखा है क्यू, P इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। इसका मतलब ये होता है कि अगर P ट्रू हुआ तो क्यू पक्का ट्रू होगा, और अगर क्यू ट्रू हुआ तो P भी पक्का ट्रू होगा। ये मीनिंग होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ का। तो अगर उसने बोला कि A इज सबसेट ऑफ B, तो मैं समझ जाऊंगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B। अगर उसने मेरे को ये बोल दिया कि A का हर एक एलिमेंट B में है, तो मैं बोल दूंगा कि A फिर उसका सबसेट है। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का मीनिंग है। ये भी ध्यान रखना, मैथ्स में कई बार आएगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि कब हम कहेंगे कि A जो है वो B का एलिमेंट है। अच्छा, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने B लिया 1 3 5 7 और एक सेट लिया A, ठीक है, उसमें लिए मैंने 1 5 7, ठीक है। तो यहाँ मैंने चेक किया कि A के सारे एलिमेंट B में हैं। अगर A के सारे एलिमेंट मुझे B में मिलते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब एक और मैंने सेट बना लिया, मान लो चलो C में मैंने डाल दिया 1 8 और चलो 3। अब मैं क्या करूँगा, इसको चेक करते हैं कि C जो है वो B का सबसेट है कि नहीं, ये चेक करना है। 1 इसमें मिलता है, 3 इसमें मिलता है, बट 8 नहीं मिलता है। तो लिखेंगे बिकॉज 8 डज नॉट बिलोंग टू B। 8 जो है वो B में नहीं है, नहीं है तो C इज़ नॉट ए सबसेट। देखो सबसेट का साइन बना के अगर उसको हम ऐसे काट देते हैं तो उसको पढ़ते हैं नॉट ए सबसेट। तो C इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। तो हमें ये भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि कब वो उसका सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है कब है, तो लिखेंगे बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। और अगर वो सबसेट नहीं है तो हमें वो पर्टिकुलरली बताना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट है जो सी में तो है बट बी में नहीं मिला, जिसकी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि सी उसका सबसेट नहीं है। तो एक्सप्लिसिटली ऐसे लिख के बताना पड़ेगा। तो हमने ये देख लिया कि ए जो है वो बी का सबसेट कब होता है, ये भी देख लिया कि हमारा ए जो है वो बी का सबसेट कब नहीं होता है, ठीक है। अब इसी बात को कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, इसको लिखने का एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन बोल दो या ऑल्टरनेटिव अप्रोच या ऑल्टरनेटिव वे ये भी है। क्या है कि अगर हमें ये बोलना है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैंने कोई एलिमेंट ले लिया इसका, इम्प्लाइज अगर ए कैपिटल ए सेट के अंदर कोई स्मॉल एलिमेंट करके कोई एलिमेंट है तो वो फिर बी में भी है, ठीक है। ए बिलोंग्स टू बी मीन्स जो जो ए को बिलोंग करता है वो बी को भी बिलोंग करता है, तभी हम बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये इसका यही इसने मीनिंग समझाया है। तो खैर अब उसके बाद जो है ना, एक इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये है। तो इसके ना सारे सबसेट लिखते हैं। पहले हम इसके सारे सबसेट लिखने की कोशिश करते हैं, सेट ए के सारे सबसेट। तो पहला सेट बनेगा 1, जब मैंने उसमें से एक एलिमेंट ले लिया। दूसरा बन सकता है 2, तीसरा बन सकता है ऐसे 3। जब मैंने एक एक करके एलिमेंट लिए, पहले 1 लिया फिर 2 लिया फिर 3 लिया, अब मैं दो दो करके लेता हूँ, 1 2 फिर 1 के साथ 3, फिर एक हो सकता है 2 के साथ 3, ठीक है। ये दो दो करके हो गए। फिर मैंने तीन तीन करके ले लिए सारे एलिमेंट 1 2 3, ठीक है। और फिर एक हो गया कि मैंने एक भी नहीं लिया, ठीक है ना। तो ये जो है ना सारे सबसेट बनेंगे। अब कई बच्चों के मन में दो क्वेश्चन आएंगे कि एक तो सर ये क्या है कि ये इसका सबसेट है। अब आप डेफिनेशन पे ना इसको चेक करके देखो। डेफिनेशन ये कहती थी कि अगर हमारे पास
चलो इसका नाम ना मैं बी लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ बार बार बी के सबसेट की बात हुई है। तो मान लो ये कोई सेट है, इसका नाम मैं ए रख लेता हूँ। तो मैं कब कहूँगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी? डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि अगर ए का हर एक एलिमेंट मुझे बी में मिले तो फिर ए उसका सबसेट हो गया। आप चेक करो क्या इस ए का हर एक एलिमेंट इस बी में मिलता है? तो डेफिनेटली मिलता है। 1 यहाँ है, वो यहाँ भी बैठा है, 2 यहाँ है, वो यहाँ भी बैठा है, 3 इधर भी बैठा है। तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो इस डेफिनेशन पे फिट बैठने के कारण हम बोलेंगे कि कोई भी जो सेट है वो अपना सबसेट खुद ही होता है। ठीक है, इसीलिए सारे एलिमेंट आ गए। तो यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है। क्या रिजल्ट मिलता है? कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये आपने याद रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा ये आपको परेशान करेगा कि ये जो एम्प्टी सेट है ये इसका सबसेट कैसे है। ठीक है, तो आप ये देखें कि इसमें 1 2 3 तो हैं, 1 2 3 तो हैं, इसमें 5 भी है। इसीलिए देखो यहाँ देखोगे ना कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 2, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन पे फिट करके देखो। इसके सारे एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए, तो इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। जस्ट बिकॉज इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, नथिंग, वो नथिंगनेस तो सबके अंदर होती है ना। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। ये समझाने में और एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा कई बार वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं प्यारे बच्चों, बट कॉन्सेप्ट यही है कि इसके अंदर कोई नहीं है, इसी वजह से हम मानते हैं कि ये सब में है। ठीक है, नथिंगनेस इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, नथिंग इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग। मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, और वो भी है जिसको नथिंग बोलते हैं। तो इसीलिए जो एम्प्टी सेट है 5 है, दैट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये दो आपने याद रखने हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है कि ये जो सारे सबसेट लिखे हैं, ये सारे सबसेट हमने बना लिए, इस सेट बी के सारे सबसेट। तो इनमें ये एक सेट ऐसा है, ये वाला, जो इसके इक्वल ही हो गया। ठीक है ना। अगर हम इसको छोड़ दें, जैसे हमने मान लो इसको छोड़ दिया, एक्सक्लूड कर दिया इसको 1 मिनट के लिए, तो इसको अगर छोड़ दिया तो बाकी जो सबसेट बचे उनमें से कोई भी अब इसके इक्वल नहीं है। तो इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल ना हो, ठीक है, एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, वो सबसेट भी है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट भी है और ए बी के इक्वल भी नहीं है, मतलब इनको छोड़ के इनमें से है। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि ए जो है वो उसका प्रॉपर सबसेट है। ये एक नया वर्ड आपके लिए आ गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मीन्स जब भी वो आपको बोले कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो आपने समझना है कि ए जो है ना बी के इक्वल तो नहीं है, उससे छोटा ही है। ठीक है, मीन्स इस सबसेट को छोड़ के बाकी सारे सबसेट में से ए कोई हो सकता है, तो उसी को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब यहीं पे ना एक, शायद आगे भी आएगा, यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं कि इसमें किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं, वो भी थोड़ा सा यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए ए कोई सेट है, ठीक है, इसमें x1 x2 x3 और ऐसे करके xn, ये हमारे पास n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज n। ठीक है, मान लिया कि उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो फिर नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट्स की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विल बी 2 raised to power n। ये आपने याद रखना है प्यारे बच्चों।
अब ये कैसे बना, क्यों बना, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको चेक करके देखते हैं कि ये सही भी है कि नहीं। मान लेते हैं कि ए जो है उसके अंदर एक ही एलिमेंट है ऐसे 1, तो इसके जो सबसेट बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा ये और एक बनेगा 5, ठीक है। तो दो दो हमारे इसके जो हैं सबसेट हो गए। अब इसको फॉर्मूले से चेक करके देखो, तो फॉर्मूला कहता है कि 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखो। तो इसमें एक ही एलिमेंट है तो मैंने लिखा 1, तो इसके कितने सबसेट होने चाहिए 2। तो देखो 1 2 दो सबसेट हैं, तो ये फॉर्मूला यहाँ काम कर रहा है। और इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने ए सेट लिया, उसमें ले लिया मैंने 7,8, ऐसे करके दो एलिमेंट लिए, तो उसके जो सबसेट हैं वो लिखते हैं। पहला सबसेट बना 7, दूसरा बनेगा 8। पहले एक एक एलिमेंट करके बनाए, फिर मैंने दो दो करके बनाए, और एक हो गया 5। ये तो सबका होता ही है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में रखो 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं इसमें जी 2, तो 2 रेज टू पावर 2 4। तो ये देखो 1 2 3 4 4 सबसेट हैं। तो ये फॉर्मूला हमें प्रिसाइजली क्या बताता है कि अगर एक सेट के अंदर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है कि कितने एलिमेंट हैं, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट हम तुरंत बता सकते हैं। अगर किसी ने मुझे कहा कि एक सेट है P, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने का ये तरीका होता है, हम थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। NP, जैसे मैंने ऐसे लिखा ना NP, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P, तो वो मान लो 4 है, तो फिर नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स वो क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला वो होना चाहिए 2, और उसकी पावर में जितने उसमें एलिमेंट है, उसमें 4 एलिमेंट हैं, तो ये बनेंगे 16, उसके 16 सबसेट होंगे। तो इस तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। एक हम इसको एक एग्जांपल से और करते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो किसी सेट के अंदर, मान लो मेरे पास ए कोई सेट है और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट, तो वो होंगे 2 रेज टू पावर n, n मेरा 3 है तो वो हो गए 8। अब मैं चेक करके दिखाऊंगा आपको कि 8 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे मान लो मेरे पास सेट ए के जो मेंबर्स हैं वो हैं 4 5 6, तो इसके हम सारे सबसेट लिखते हैं। इसके सारे सबसेट लिखेंगे तो क्या क्या बनेगा, देखो सबसे पहले बना 4, फिर बना 5, फिर आ गया 6। ये मैंने टेकिंग वन एलिमेंट एट ए टाइम, एक टाइम में एक एक एलिमेंट लेके सेट बनाए। अब मैं दो दो लेके बनाता हूँ, 4 5, फिर 4 के साथ 6, फिर 5 के साथ 6, ठीक है। फिर मैं इसमें तीन तीन एलिमेंट लेके बनाता हूँ, वो बने 4 5 6, और एक होता है 5। तो ये सारे जो सबसेट बने ये बने इसके जिस सेट में 3 एलिमेंट हो, 1 2 3। तो अब आप इनको काउंट करके देख लो कि ये 8 हैं कि नहीं, 3 ये 6 और ये 2, एक तरह से पूरे 8 हो गए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ये फील रखना है प्यारे बच्चों कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, वो होते हैं 2 रेज टू पावर n, ये याद रखना है। फिर इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, हमने देखा था कि अगर a इज इक्वल टू b ना हो, है ना, जैसे इसको छोड़ दें इनमें से, तो बोला था कि बाकी सारे क्या होते हैं प्रॉपर सबसेट। तो यहीं से आपसे अगर पूछ ले कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स वो कितने हैं, तो वो 2 रेज टू पावर n में से एक कम कर दो बस जो उसके इक्वल होता है, तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। यूज द नोटेशन दिस, ये नोटेशन क्या है, ये है इज अ सबसेट ऑफ। जब हमें ये बोलना हो ना पूरी बात, इज अ सबसेट ऑफ, तो हम उसकी जगह ये सिंबल लगा देते हैं। तो ये हमें पुट करना है इन सारे एलिमेंट्स के बीच में। वो हमें एक सेट देता है और दूसरी तरफ दूसरा सेट देता है, पूछता है कि क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, हमें ये चेक करना है। ऐसे मैंने सिंबल ऐसे ही नहीं लगाना, पर चेक करके बताना है। तो चेक करने का तरीका क्या है कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट होगा तो ए के सारे एलिमेंट कहाँ से आए हुए होने चाहिए, बी से। मतलब जो ए में बैठा है वो पक्का बी में मिले, अगर मिला तो वो सबसेट हो गया। देखो यहाँ 2 3 और पी हैं, तो यहाँ भी 2 3 और पी मिलते हैं,
बस फालतू यहाँ है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। जो ए में है वो बी में होना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। आप ऐसे लिख दीजिएगा, नहीं तो ऐसे लिख दीजिएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, पेपर में एक लाइन आप लिख देना, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फिर वो कहता है कि यहाँ पे ए उसने दिया हमें 2 3 5 7 और बी दिया है 5। अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है, यूज दिस नोटेशन टू डिनोट विच इज द सबसेट ऑफ अदर सेट इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमें जो है ना बताना है कि ए जो है वो बी का सबसेट है कि नहीं। तो फॉर्मूले से चेक करो, ए में है 2, क्या यहाँ 2 बैठा है? नहीं। एक भी एलिमेंट अगर ऐसा हुआ जो ए में है और बी में नहीं है, तो फिर हम करेंगे ये वाली नोटेशन यूज़ कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। तो यहाँ हमने लिखा ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब उल्टा आप सोच सकते हो कि जो फाई है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो बी जरूर यहाँ पे ए का सबसेट है। तो चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट ए आ गया, उसमें 3890 है, यहाँ भी 3890 बैठे हैं सारे, तो फिर ये उसका सबसेट हो गया। अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में मिले, ठीक है, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में मिले तो फिर ए जो है वो बी का सबसेट होगा। यूजिंग दिस डेफिनेशन वी कैन से कि यहाँ जो ए है वो बी का सबसेट है। यहाँ पे देखो जी ए क्या है, उसने बोला x इज इक्वल टू 2n, मतलब x हमारा क्या है, 2 का कोई मल्टीपल है, तो 2 के मल्टीपल नेचुरल नंबर है और वो n। तो यहाँ n की वैल्यू अगर आप नेचुरल डालोगे 2n के अंदर, यहाँ 1 डालोगे तो ये बन जाएगा 2। फिर यहाँ पे 2 रखोगे तो ये बनेगा 4, यहाँ 3 रखोगे ये बनेगा 6, फिर 8 और ऐसे ही चलते जाएंगे। तो बेसिकली इसी सेट को ऐसे लिखा गया है। और यहाँ है 4 के मल्टीपल, तो 4n के अंदर आप n की नेचुरल वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ आपको कौन कौन मिलेंगे, यहाँ आपको मिलेंगे, यहाँ आपने 1 रखा तो 4 1 ज़ा 4, जब यहाँ 2 रखा तो 4 2 ज़ा 8, फिर 3 रखा तो 12, 4 रखा तो 16, ऐसे करके ये वाले मेंबर मिलेंगे। अब आप चेक करो कि क्या ए का हर एक एलिमेंट बी में है, यहाँ 2 है, ढूंढ के देखो इसमें कहीं 2 मिलेगा नहीं। अब नहीं है तो इतना ही काफ़ी है बस अपने लिए, लिखेंगे बिकॉज 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग टू बी। 2 जो है वो ए में तो है बट बी में नहीं है, इसका मतलब है ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हालांकि हम इसको पहले थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ कवर कर लेते हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट, ठीक है, अगर किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए सेट में ले लेता हूँ 1 2 4 6 ऐसे करके लिया, मैंने एक बी सेट लिया ए बी ऐसे करके, एक सी सेट लिया मैंने ए ई आई ओ यू, ठीक है, ऐसे करके। अब आप देखो इस पहला जो सेट ए है इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं। तो मैं कहूँगा इस सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो 4 है, ठीक है। और उसको लिखने का तरीका होता है ऐसे, एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इस पूरे को हम ऐसे माइंड में पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कितने हैं सेट ए में एलिमेंट्स, 4। इसी तरीके से एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ, 2। यही है कार्डिनैलिटी ऑफ बी, बी की कार्डिनैलिटी है 2। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, सी में कितने हैं 1 2 3 4 5, तो कार्डिनैलिटी कितनी होगी सी की, 5। ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हमें ये नहीं देखना कि वो एलिमेंट क्या है, इस पे ध्यान नहीं देना, बस वो इक्वल होने चाहिए। तो इसी चीज़ में थोड़ा सा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, उसमें मेरे पास हैं 1 4 6 एंड 8, ये बन गया, ठीक है। और बी है जिसमें मेरे पास है 1 2 3 4, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ए की कार्डिनैलिटी कितनी है। ए की कार्डिनैलिटी है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें है 1 2 3 4, उसमें भी 4 हैं। तो इन दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी सेम है, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं।
तो ये नहीं सोचना कि एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, वो इक्वल जो सेट है वो अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ हम सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करते हैं, ना कि एलिमेंट इटसेल्फ। ठीक है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर जी ये तो सेम तो नहीं है, यहाँ तो 6 बैठा है, इसमें तो 6 नहीं है। तो हमें उससे लेना देना ही नहीं कि उसमें कौन बैठा है, हमने सिर्फ ये देखना है इसमें कितने लोग बैठे हैं। इसमें 4 लोग हैं, इसमें भी 4 लोग हैं, तो हो गए बराबर। तो इसी बात को हमने यहाँ बोला कि दोनों की कार्डिनलिटी होगी सेम। ठीक है, तो जब भी वो बोले कि 2 सेट्स ए एंड बी हैव सेम कार्डिनलिटी, तो मैं समझूंगा उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। बट खुद एलिमेंट इक्वल होना जरूरी नहीं है, हो सकता है एक में सारे सेब हों, एक में सारे संतरे हों। ठीक है, बट पहले में अगर सेब हैं तो उसमें मान लो 10 सेब हैं, तो दूसरे में 10 संतरे हैं। अपने को 10 से कंसर्न है कि दोनों में 10 है। एक एक सेट के अंदर 10 घोड़े हैं, एक में 10 गधे हैं, तो उनकी कार्डिनलिटी सेम है। तो ये पॉइंट आपने समझना है। तो यहाँ देख लेते हैं पढ़ के क्या लिखा है अंग्रेजी में। लेट ए बी एनी सेट इफ देयर आर एग्जैक्टली एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, है ना, इन ए, वी से दैट कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज एम। ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं डिस्टिंक्ट, यहाँ भी इस चीज़ को भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, डिस्टिंक्ट क्यों लिखा है उसने। अगर वो ऐसे लिख के देता है मेरे को, ठीक है, ये कॉमा यहाँ पे ऐसे, और पूछे कि इसकी कार्डिनलिटी क्या है, तो ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक एलिमेंट को बार बार लिखा गया है तो उसको हम बार बार काउंट नहीं करते, उसको एक ही बार काउंट करते हैं। तो इस सेट की जो कार्डिनलिटी बनेगी वो 2 बनेगी। इसमें 2 ही एलिमेंट माने जाएंगे। 2 को 10 बार लिख दिया वो 10 नहीं बनेंगे, उसको हमने एक ही बार काउंट करना है। तो ये यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड का यही मीनिंग है। तो अगर उसमें m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो उसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी m, और सिंबॉलिकली उसको ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज m। ठीक है, तो m क्या होगा, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव मतलब 0 1 2 3 4 5, इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो बेसिकली किसी सेट के अंदर या तो 0 एलिमेंट्स होंगे, जैसे 5 सेट है एम्प्टी। अगर इसकी कार्डिनलिटी कोई मेरे से पूछे कि इसकी कार्डिनलिटी बताओ, तो इसकी कार्डिनलिटी है 0, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगी 0। और बाकी किसी में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेसिमल में नहीं हो सकते, इसीलिए उसने ये वर्ड यूज़ किया है कि यहाँ पे जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा जो ए सेट है, इसमें 1 से लेकर के 9 तक की काउंटिंग है। तो इसमें टोटल कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे 9, इसीलिए उसकी कार्डिनलिटी होगी 9। बी में है 1 2 3 4, इसमें कार्डिनलिटी होगी 4। तो ये आपने ध्यान रखना, ये हमारे काम आएगा लेटर ऑन। उसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं प्यारे बच्चों पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट का मीनिंग समझते हैं। पावर सेट का मीनिंग होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। ये इसकी डेफिनेशन है जो आपने याद रखनी है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, किसी सेट के सारे सबसेट्स का एक नया सेट बना दें तो उसको कहेंगे पावर सेट ऑफ दैट सेट। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, 1, 2। तो मैंने इसके सारे सबसेट लिखे। इसका पहला सबसेट बनेगा 1, फिर दूसरा बनेगा ऐसे करके 2, फिर एक बनेगा 1, 2, दोनों एलिमेंट ले लिए, फिर एक बनेगा 5। ऐसे मैंने सारे सबसेट लिख दिए, उनको लिख के बीच में कॉमा लगाया, ये वाला कॉमा ऐसे, ठीक है, और इनको करली ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, अब ये जो नया सेट बन गया, जब हम कुछ एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके करली ब्रैकेट में बंद करते हैं तो उसको हम सेट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नया सेट बन गया इसी को कहेंगे पावर सेट ऑफ ए, और उसको लिखने का तरीका होता है ऐसे पी ए। पी ए का मीनिंग है पावर सेट ऑफ ए, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ से ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली जितने उसके सबसेट है, क्योंकि यहाँ देखो क्या आया है, ऑल सबसेट्स, सारे सबसेट उसमें आ जाएंगे। तो जितने उसके सबसेट हैं उतने ही पावर सेट के एलिमेंट हैं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कितने सबसेट हो सकते हैं किसी सेट के। अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2n। अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले सबसेट वाले कॉन्सेप्ट में, तो 2n। तो इसी तरीके से यहाँ से हमें पता चला इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4। तो इस सेट ए के पावर सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4, देखो यहाँ बैठे हैं। तो हमें
पावर सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो भी पता चल जाती है इससे, तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। पावर सेट का मीनिंग क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। किसी सेट के सारे सबसेट्स का अगर हम एक नया सेट बना देते हैं उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द पावर सेट ऑफ ए। यहाँ उसने हमें एक सेट दिया हुआ है ए 0 1 2 करके, इसका पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट ऑफ ए में कौन कौन आ जाएगा अभी लिख देते हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था। तो इसमें पहले हम इसका एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाएंगे। तो पहला एलिमेंट बना 0, फिर बना 1, फिर बना 2। अब दो दो एलिमेंट लो, दो दो में 0 एंड 1, फिर 0 एंड 2, और एक बनेगा 1 एंड 2, और फाइनली तीनों एलिमेंट ले लो 0 1 एंड 2, और एंड में 5 तो सबका सबसेट होता ही है। तो ये बन गया जी पावर सेट ऑफ ए। सारे सबसेट लिखो, कॉमा से सेपरेट करो और करली ब्रैकेट में एनक्लोज कर दो, दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, ठीक है, एंड व्हाट इज द पावर सेट ऑफ दिस। तो अब हमें पहले एक एक करके देखते हैं। तो जो एम्प्टी सेट है उसका एक ही सबसेट होगा। मान लो ये हमारा एम्प्टी सेट है, तो इसके पावर सेट के अंदर, ठीक है, सिर्फ एक ही आ जाएगा ये, बस, और कोई नहीं आएगा, क्योंकि इसका एक ही सबसेट है। जितने सबसेट हैं वो सारे इसमें लिख दिए तो वही बन गया इसका पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट कंटेन्स वन सेट विच इज फाई इटसेल्फ। ये हो गया। अब वो कहते हैं एक दूसरा सेट देता हूं आपको। दूसरा सेट उसने ये दिया हमें ऐसे करके, ठीक है। अब इसके जो है ना सारे सबसेट्स लिखो। तो हमने लिखा, ध्यान से देखना। तो इसमें जब हम लिखेंगे, एक तो होता है कि जो सेट इटसेल्फ है वो अपना सबसेट होता है, उस रूल से ये अपना सबसेट बन गया। दूसरा, फाई सबका सबसेट होता है, तो एक सबसेट आ गया फाई, तो इसके दो सबसेट होंगे ये वाले, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स हैज़ 2 पावर n सबसेट्स। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी सेट ए के अंदर p एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट के अंदर 2 रेज टू पावर p एलिमेंट्स होंगे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लिख लें, याद कर लें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल सेट। अब इसको समझो ये क्या होता है। जैसे जो भी हम कॉन्टेक्स्ट, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइक सिचुएशन, उसमें जितने भी हमारे सेट इन्वॉल्व हैं, किसी क्वेश्चन में मान लो 4-5 तरह के सेट हैं, तो उन सब का जो सुपर सेट है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो सुपर सेट ऑफ एवरी सेट अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। सुपरसेट ऑफ एवरी सेट अंडर कंसिडरेशन इज नॉन एज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन होगी। अब आप कहोगे सर ये सुपर सेट क्या है, ये तो आपने बताया नहीं। तो एक बात समझे, अभी अभी हम सबसेट डिस्कस करके आए हैं। जैसे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो हम समझते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में मिलेंगे। तो इसी बात में ए तो बी का सबसेट हो गया, तो फिर बी ए का क्या है। अगर हम इस बात का आंसर करने की कोशिश करें कि ए तो बी का सबसेट है, ठीक है, तो इस बात को ऐसे लिखते हैं, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन जो बी है दैट इज सुपरसेट ऑफ ए। अगर ए जो है वो बी का सबसेट है तो बी जो है वो ए का सुपरसेट है। तो ये आपने सुपरसेट की डेफिनेशन याद रखनी है। तो अब इस बात पे वापस आते हैं, जो ये मैंने यहाँ से ऊपर ऊपर लिखी है यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन। कि मान लो किसी क्वेश्चन में ना हमारे पास एक सेट ए आया,
जिसमें 1 और 2 करके 2 एलिमेंट हैं। एक सेट बी आ गया, मान लो उसमें 1 से लेकर के और 6 तक सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, ये 2 सेट हैं, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है हमें। तो ऐसे केस में यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो ऐसा कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट हम ले सकते हैं यहाँ जिसके ये दोनों ही सबसेट हों। ठीक है, इन दोनों का जो सुपरसेट हो। जितने भी हमारे पास क्वेश्चन में सेट अंडर कंसिडरेशन, जितने भी सेट हैं, उन सब का सुपरसेट वही बनेगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्या आएगा क्वेश्चन में, कैसे आएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये डेफिनेशन समझ लें, याद रखें। तो यहाँ हमने सुपरसेट की डेफिनेशन भी याद रखनी है। तो अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ये जो बी है ये ए का सुपरसेट है।